हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं, बिहार में एक नई वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी जो है सांख्यिकी ऑफिसर, यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी का ये फॉर्म आया हुआ है, वैकेंसीज आया हुआ है और ये जो है बिहार एसएससी का वैकेंसीज है। तो इसमें देखते हैं, इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें देखेंगे, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको जो है मार्क्स दिया जाएगा मेंस के लिए, किस तरह से कितने स्टूडेंट को चयन किया जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि इसमें आपको एज क्या लिया जा रहा है, इसमें देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन क्या दिया जा रहा है, सारा कुछ। और कैटेगरी वाइज जो है ये वैकेंसीज दिया गया है और कितना वैकेंसीज आया हुआ है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इसको ये नोटिफिकेशन है, सबसे पहले इसको डाउनलोड करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे और इसमें सारा डिटेल देखेंगे, इसमें क्या क्या दिया गया है। यही है इसका नोटिफिकेशन जो कि डाउनलोड हो गया है। लिखा हुआ बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है 1/4/2025, यानी 1 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल होना और 19 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं देखते हैं। इसमें जो है इसमें पोस्ट का नेम में लिखा हुआ है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का ये वैकेंसीज है और इसमें आपको वेतनमान जो है वेतन लेवल 7 का वेतन दिया जाएगा। इसमें आपको अच्छा खासा पे दिया जाएगा। अगर मान के चलते हैं तो 80,000 या फिर इससे ऊपर का सैलरी भी आपको इसमें दिया जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें आपको जो है योग्यता होने वाला है शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स या फिर मैथ या फिर सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। आप स्नातक किए हों तो आपका या तो सांख्यिकी हो या फिर मैथ से किए हों या फिर अर्थशास्त्र से किए हुए हों। इसके बाद अगर इसमें आपका है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, स्नातक अगर इस सब्जेक्ट से किए हैं तो। और नीचे लिखा हुआ है नोट में कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय या फिर सब्सिडरी के साथ स्नातक में, या फिर आपका जो है आप जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या फिर ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है अर्थशास्त्र, मैथ और सांख्यिकी, ये तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपका सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त, यानी कि सब्सिडरी में आपका भी रहेगा, यानी कि सब्सिडरी भी अगर होगा पूरक विषय भी, तो भी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। अगर ये में तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी आपका सब्सिडरी में रहा होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इस तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक में से किए हैं, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपका ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है सब्सिडरी में रहा होगा तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिया गया है जो कि अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं और कोटिवार रिक्तियों की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 313 और जो फीमेल हैं उनको 35%, जैसा कि बिहार में 35% आरक्षण दिया जाता है फीमेल को, तो यहाँ पे फीमेल के लिए 110 पोस्ट रखा गया है। और नीचे दिया हुआ है अनुसूचित जाति से जो आते हैं उनके लिए 98 है और फीमेल के लिए है 34, और जो कि अनुसूचित जनजाति से आते हैं उनका कितना पोस्ट है, यहाँ पे सारा का कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से कितना वैकेंसीज दिया गया है। और यहाँ है कुल पदों की संख्या, तो 682 जो है टोटल पोस्ट है आपका, 682 जो है टोटल है। और इसमें महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए 231 जो है फीमेल के लिए पोस्ट रखा गया है, यानी कि 682 में 231 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए है। और जो स्वतंत्रता सेनानी या फिर ये लोग आते हैं उनके लिए 14 यहाँ पे वैकेंसीज दिया गया है और जो दिव्यांग है उनके लिए भी अलग से वैकेंसीज दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2024 के आधार पर किया जाएगा। तो न्यूनतम जो उम्र सीमा दिया गया है 21 यानी 21 साल दिया गया है और अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज दिया गया है जो कि पुरुष अनारक्षित है उनके लिए 37 साल है, पिछड़ा वर्ग मध्यम पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला उनके लिए 40 है, अनारक्षित महिला 40, जो अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला दोनों 42 है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए 10 वर्ष की छूट दिया गया है। और यहाँ लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा बर्थ जो आपका होता है वो मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा।
क्या लिखा हुआ है, कार्य अनुभव की गणना दिनांक 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे एक्सपीरियंस, अगर जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, यानी कि जो इस जॉब को कर रहे हैं या फिर किसी भी सरकारी जॉब को कर रहे हैं, तो उनके लिए दिया गया है कि कार्मिक एवं इसमें जो भी सरकारी कर्मचारी है, इसमें बैठने के लिए हमें बोला कि उनकी जो समय सीमा होती है उसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि लेकिन दोबारा से जो है उसको चालू किया गया है, यानी कि संकल्प संख्या यहाँ पे दिया गया है इतना के आलोक में। यानी कि आपको जो है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि सरकारी सेवक हैं और वो सेवा दे रहे हैं, यानी कि जिनका जॉब हो गया है, तो उनके लिए है कि उनको जो है 5 अवसर दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी और पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों के एक तर्थ उपेक्षा की जाएगी। अगर आप पहले दे चुके हैं तो उसके लिए वो जो है मान नहीं होगा। यहाँ पे बोला कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला कि उनके लिए 5 वर्ष की छूट जो है पूर्वत अनुमान किया जाएगा। यह है कि ये 5 अवसरों का उपभोग अगर आप नहीं किए हैं, 5 एग्जाम नहीं दिए हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो भी दिव्यांगता से आते हैं उनको 10 वर्षों की छूट अनुमान होगी। और यहाँ है कि आपको मेगा सूची किस तरह से तैयार किया जाएगा, चयन किस तरह से किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता 75 अंक दिया होगा लिखित परीक्षा में। और फिर यहाँ लिखा हुआ है नीचे कि संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। यानी कि जो संविदा पे हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो, तभी ये जो है संविदा पे जो भी काम कर रहे हो तभी वो मान्य होगा। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातित अंक जोड़ा जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि अगर यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस के लिए आपको, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक दिया जाएगा, अगर 2 साल का है तो 10 अंक दिया जाएगा, अगर 5 साल का है तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। और जैसे यहाँ पे 75 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है, तो 75 मार्क्स में अगर आप 60 मार्क्स लाते हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें 10 मार्क्स जोड़कर आपका जो है टोटल 100 में से 70 नंबर आ जाएगा। यहाँ पे वही बताया गया है कि 75 नंबर और यहाँ पे 25 मार्क्स, टोटल मिला के यहाँ पे हो गया 100 मार्क्स संख्या। यानी कि जितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, मानते हैं 2 साल का है तो 2 साल में यहाँ पे बोला गया है में संख्या 5 से गुना करके, उसमें 5 से गुना करने के पश्चात 365 से उसमें भागा देने के बाद प्राप्त अनुमानित अंक जो होगा वही आपका जो अंक जोड़ा जाएगा। इसमें यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षा के अंक की अधिमान्यता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में, जो भी आपका एग्जाम देंगे तो उसमें जो भी आपका प्रतिशत होगा, प्राप्त अंक, जो भी अंक आपका आएगा, यानी जो भी मार्क्स आपका आएगा उसमें अंकों के जो भी परसेंटेज उसका निकाला जाएगा, उसके बाद उसमें 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। अर्थात अधिमान्यता अंक जो होगा, जो आपको मार्क्स दिया जाएगा उसका अधिमान्यता अंक जो होगा, परीक्षा में प्राप्त अंक, जो आपको एग्जाम में अंक प्राप्त होगा वो अपरीक्षा के कुल अंक, जो भी अंक आपको प्राप्त होगा वो परीक्षा में जो भी कुल अंक जो होगा, टोटल मार्क्स, वो जोड़ा जाएगा और उसको 75 से गुना किया जाएगा। यानी परीक्षा में प्राप्त अंक अगर आपका है 60 और टोटल मार्क्स जो यहाँ पे दिया गया है 100, उसमें 75 मार्क्स को जोड़ा जाएगा, यानी 75 को गुना किया जाएगा, यानी मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे वही बताया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि संविदा के आधार पर दे अधिमान्यता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में दे होगा। संविदा के आधार पर जो भी संविदा पे कार्यरत होंगे उनके दे अधिमान्यता जो होगा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में दे होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो देंगे, मेंस और सीबीटी एग्जाम देंगे, उन दोनों में क्या होगा, दे होगा। यहाँ जो निकालने के लिए बताया गया था, तो परीक्षा में प्राप्त अंक आपका जितना 150 क्वेश्चन में आप जितना मार्क्स लाते हैं तो उसका अंक लिखा जाएगा और टोटल अंक यहाँ पे परीक्षा के कुल मार्क्स जो है उसको लिखा जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है 75 और फिर 75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक को काटा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का होगा और लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी होगा। मेगा सूची कैसे तैयार होगा, तो मेगा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले को उम्मीदवार की मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा और समान प्राप्तांक के समान जन्म तिथि होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेगा क्रम में स्थान दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स।
के अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो उनको 40% न्यूनतम है, और पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उनको 36.5%, और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उनको 34% है, महिला वर्ग से आते हैं तो उनको 32%, दिव्यांग से वर्ग के आते हैं तो उनको भी 32% का यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया कि कहा हुआ है कि उक्त न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा हेतु लागू होगा। जो भी आपको न्यूनतम अर्हतांक दिया गया है वो निर्धारित किया जाएगा लिखित परीक्षा हेतु, मेंस के लिए ये लागू नहीं होगा। और यह लिखा हुआ है कि परीक्षा का फ़ी कितना लिया जाएगा, तो समान जो कि जनरल पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए 540 लगेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 540, जो फीमेल है SC ST हैं जो दिव्यांग है उनके लिए 135 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के बाहर से जो है पुरुष या महिला कोई भी हो तो उनको 540 रुपया लगेगा। यहाँ 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किया जाता है तब प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आवेदन अधिक ज़्यादा होता है तो जो आपका CVT होता है वो 1 से अधिक चरणों में हो सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। और यहाँ पर बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो वस्तुनिष्ठ यानी कि CVT एग्जाम आपका लिया जाएगा अगर, और उसमें जो है मेंस के लिए मेंस के लिए किनको क्वालिफाई किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि मुख्य परीक्षा के लिए 5 गुना संख्यक बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जो भी यहाँ पे मेंस का एग्जाम होगा तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे यानी समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जाँच, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग होगा आपका GK GS, और समान विज्ञान से क्वेश्चन होगा और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीचे लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से होगा, समान अध्ययन से है। इसमें प्रश्न को उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के यानी कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे बताया गया है कि हर सब्जेक्ट से किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे और जो आपका मेंस का एग्जाम लिया जाएगा उसमें 2 पत्र होंगे, हिंदी और मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे। और हिंदी रहेगा काम है और दूसरा में खामे है मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे। हिंदी में जो हर होगा यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकन वैल्यूएट किया जाएगा। यानी कि हिंदी का लिया जाएगा जिसको बोल सकते हैं हिंदी का लिया जाएगा जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। अगर उसमें आप पासिंग मार्क्स लाते हैं तभी आपको जो है अगर मुख्य परीक्षा जो कि होता है मुख्य पत्र जिसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जाँच ये तीनों सब्जेक्ट होगा और तभी आपका इसका जो है चेक किया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं हिंदी में तभी आपका सेकेंड वाला जो पेपर है तभी आपको ये देखा जाएगा यानी जांच किया जाएगा पेपर का। अगर इसमें आप पास नहीं करते हैं तो ये पेपर भी आपका चेक नहीं किया जाएगा और कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप इसमें पास हो भी जाते हैं सेकेंड पेपर में तो आपका अगर फर्स्ट पेपर हिंदी में 30% से ज़्यादा अगर नहीं लाते हैं या फिर 30% तो ये चेक नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है आरक्षण, तो जिसकी जो भी आरक्षण दिया जाता है तो यहाँ पे बोला गया है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार दिया जाएगा, निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा, प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जमा करना होगा उसी के आधार पर आपको आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र देना होगा, स्थायी निवास, मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी देना होगा। जाति प्रमाण पत्र देना होगा और आवासीय प्रमाण पत्र भी देना होगा। और जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं तन पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। और पिछड़ा वर्ग तन पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा सूचित अंचल पदाधिकारी या फिर राजस्व पदाधिकारी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। यहाँ पे वही बताया गया है। संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा मैट्रिक का अंक पत्र आपको देना होगा, मूल प्रमाण पत्र देना होगा और शास्त्र गणित सांख्यिकी में स्नातक संबंधी अंक पत्र या फिर मूल प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि सर्टिफिकेट देना होगा और मार्कशीट भी आपको देना होगा। यहाँ लिखा हुआ है कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत होने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र भी देना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी संविदा पे कार्यरत हैं तो कार्यरत संविदा पे इसी पोस्ट पे आप रहेंगे तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि तभी उनको जो है एक्सपीरियंस का जो भी ऊपर मार्क्स दिया जा रहा था तभी दिया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि कनीय जो संविदा पे हैं और इस पोस्ट पे हैं तो उनको कार्यरत होने संबंधी इसी का अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते उनका प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी जो भी यहाँ पे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे
दिया गया है कि जो संविदा के आधार पे कार्यरत हैं तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि उनका जो है प्रमाण पत्र कार्यानुभव, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये निदेशालय बिहार पटना के सक्षम प्राधिकार होंगे। लास्ट डेट आपका जो है 21 तारीख तक रहने वाला है, लेकिन आपको फ़ी जो इसमें दीजिएगा वो डेट जो है 19 तारीख तक ही है। तो यानी 19 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, 19 अप्रैल तक जो है। आपको सिलेक्शन किस तरह से लिया जाएगा, जो संविदा पे कार्यरत हैं उनका सिलेक्शन यानी कि उनका जो है किस प्रकार से लिया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया। आपको जो है मार्क्स किस तरह से दिया जाएगा यहाँ पर भी बताया गया है। तो इसको भी आप लोग फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं और इसको पढ़ के देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स, और इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।